अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इससे पहले आपने अरेनियस का कंसेप्ट पढ़ा होगा जो ये कहता है कि एसिड ऐसी सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन देती है और बेसिक ऐसी सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्सिल आयन देती है। उसके बाद आपने ब्रोंस्टेड-लोरी का कांसेप्ट पढ़ा, उसमें जी वो कहता है कि एसिड ऐसी सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करती है और बेस ऐसी सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। अगर आप इन दोनों जो कंसेप्ट्स हैं हमारे पास, इनका मवाजना करें और इनकी एक समरी निकालें तो हमें ये पता चलता है कि बेशक वो अरेनियस का कंसेप्ट हो या ब्रोंस्टेड-लोरी का कंसेप्ट हो, ये दोनों कंसेप्ट हमेशा प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन ट्रांसफर या प्रोटॉन प्रोड्यूस करने की बुनियाद पर ये अपना एसिड और बेसिस को क्लासिफाई करते हैं। अब बात ये है कि प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन का मुराद ये है कि हमारे पास H+ आयन। अब इसको हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। 1 एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो जब हम ये अगर मैं इसका एटम बनाऊं तो ये इसका न्यूक्लियस और उसके बाहर एक शेल और उस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका ये एक इलेक्ट्रॉन इससे खींच लूं, यानी मैं इसका ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लेता हूं, रिमूव कर लेता हूं, तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है, इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है और ये एक केटाइन बन जाता है। अब अगर आप देखें तो इस H पॉजिटिव आयन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है, जिसकी वजह से हम इसे प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर करने का मतलब ये नहीं होता कि न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकालकर आप दूसरे एटम को दे दें। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब ये है H+ आयन का ट्रांसफर होना। आगे हायर क्लासेस में जब आप डिफरेंट रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर स्टेप्स आते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, तो वहां पर हम एक H पॉजिटिव आयन को एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मुंतकिल करते हैं। तो अरहेनियस का कंसेप्ट और ब्रोंस्टेड-लोरी का कंसेप्ट, ये दोनों कंसेप्ट बेस थे इस प्रोटॉन ट्रांसफर की बुनियाद पर। लेकिन उसके बाद 1923 में इन 1923 G.N. लेविस, हमारे पास एक साइंटिस्ट था G.N. लेविस, उसने एसिड और बेसिड का एक ब्रॉडर कंसेप्ट पेश किया जो अरहेनियस और ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट से क्या था, बेहतर था। उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने और एक्सेप्ट करने की बुनियाद पर एसिड और बेसिस को क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं लीविस एसिड की कि लीविस एसिड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इट इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब प्यारे बच्चों, बात को समझना है कि सबसे पहले वो कहता है कि जो लीविस एसिड है वो एक सब्सटेंस होनी चाहिए। अब सब्सटेंस क्या होता है? अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस, ठीक है। आपने सब्सटेंस और मिक्सचर का डेफिनेशन जो है फर्क पढ़ा होगा कि अगर मैटर का वो टुकड़ा जो अपनी खालिस तरीन हालत में है, प्योर फॉर्म में है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस, और अगर वो इम्प्योर फॉर्म में है तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। उसके बाद वो कहता है कि लीविस एसिड एक सब्सटेंस होनी चाहिए, यानी ये एक प्योर पीस ऑफ मैटर होना चाहिए। उसके बाद ये दो चीजें हो सकता है, या तो ये मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर ये आयन हो सकता है। अब मॉलिक्यूल क्या है और आयन क्या है? आप जानते हैं मॉलिक्यूल एक ऐसी स्पीशी है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजादाना तौर पर रह सकती है। और आयन क्या है? इट इज अ स्पीशी विच कैरी आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी ये एक ऐसी स्पीशी होती है जिसपे या पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो लीविस एसिड या तो मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयन हो सकता है, और कब होगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो लीविस एसिड इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो मॉलिक्यूल भी हैं और आयन भी हैं और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके लीविस एसिड के तौर पे काम करती हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात हमारे पास
ऐसे हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो किसके तौर पे काम करते हैं? लीविस एसिड के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स in which central atom has incomplete octet। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट मुकम्मल ना हो उन वो मॉलिक्यूल्स किसके तौर पे काम करते हैं? लीविस एसिड के तौर पे। इसकी जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास BF3 और AlCl3 वगैरह हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम ये देखते हैं कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल किस तरीके से बना हुआ है और इसके जो सेंट्रल एटम बोरोन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी क्यों होती है और वो क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके लीविस एसिड के तौर पे काम करता है। तो सबसे पहले जी ये हमारे पास बोरोन का न्यूक्लियस आ गया, इसका पहला शेल और इसका दूसरा शेल। पहले शेल में आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 और ये 2, और जो इसका दूसरा शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3। क्लियर। उसके बाद प्यारे बच्चों जो दूसरा एटम है हमारे पास वो है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या है जी कि हमारे पास एक फ्लोरीन का एटम है, ये के शेल और ये एल शेल, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखें तो फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं और इसके पास भी हैं। अब अगर हम फ्लोरीन का वैलेंस शेल देखें तो उसमें 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, यानी फ्लोरीन का ऑक्टेट मुकम्मल। अब अगर हम बोरोन की बात करें तो इसके आखिरी शेल में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है और अभी भी बोरोन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सेम इसी तरीके से एक और फ्लोरीन एटम आएगा हमारे पास, उसका के शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये एल शेल उसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब सेम उसी तरीके से ये भी फ्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा और शेयर करने के बाद फ्लोरीन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, उसका ऑक्टेट मुकम्मल। और अगर हम बोरोन को देखें तो इसके आखिरी शेल में 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। अभी भी इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक और फ्लोरीन एटम सेम इसी तरीके से हमारे पास ये इसका के शेल और ये एल शेल में हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और टोटल 7 होते हैं और ये हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद फ्लोरीन का जो है आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। अब ये हमारे पास है BF3 का मॉलिक्यूल। तो प्यारे बच्चों अगर हम देखें तीनों फ्लोरीन एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, लेकिन अगर हम बोरोन की बात करें तो 3 डिफरेंट फ्लोरीन एटम्स के साथ 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी बोरोन के आखिरी शेल में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी अभी भी इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, लीविस एसिड। So that's why BF3 molecule is an electron deficient molecule and it accepts a pair of electron, and when a substance molecule or ion accepts a pair of electron it acts as Lewis acid। क्लियर। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो है जी AlCl3। अब इसमें अगर हम पहले जो सेंट्रल एटम है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों होता है 13। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने आएंगे 8 और एम शेल में कितने आएंगे 3। ठीक है, तो ये 2 और 8 10 और 3 13। ठीक है, उसके बाद जो इसके साथ जो दूसरा एटम है वो है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 और एम शेल में कितने आएंगे 7। और एम शेल ही इसका वैलेंस शेल है और इसका भी वैलेंस शेल कौन सा है, एम शेल। ठीक है,
अब हम एटम्स बनाकर ये देखते हैं कि AlCl3 का मॉलिक्यूल किस तरीके से बना हुआ है और ये क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके लेविस एसिड के तौर पे काम करता है। तो सबसे पहले जी ये मेरे पास एल्युमिनियम का एटम आ गया, ये इसका पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा एम शेल। ठीक है, मैं डायरेक्ट एम शेल के 3 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, इसमें 2 आएंगे, इसमें 8 आएंगे। ठीक है, तो 1 2 और ये 3। क्लियर। उसके बाद हमारे पास जी क्लोरीन का एक एटम आता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ये इसका न्यूक्लियस, पहला शेल के, दूसरा एल शेल और तीसरा एम शेल। ठीक है, के में 2, एल में 8 और एम शेल में कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब प्यारे बच्चों अगर आप गौर करें तो इस क्लोरीन एटम के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जब ये दोनों एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, इसका मतलब ये पेयर अब इसके पास भी है और ये पेयर अब इसके पास भी है। तो प्यारे बच्चों क्लोरीन के आखिरी शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे यानी क्लोरीन का ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। अब अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो इसके आखिरी शेल में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है और अभी भी इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सेम इसी तरीके से एक और क्लोरीन एटम के साथ ये हमारा उसका के शेल, एल शेल और एम शेल एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और क्लोरीन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। और एल्युमिनियम की बात करें तो इसके आखिरी शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है और अभी भी इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सेम इसी तरीके से एक और क्लोरीन एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है एल्युमिनियम और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। और अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो इसके आखिरी शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है और अभी भी इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों एल्युमिनियम 3 डिफरेंट क्लोरीन एटम्स के साथ 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सो इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन व्हिच एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन acts as Lewis acid। यही वजह है कि AlCl3 Lewis acid के तौर पे काम करता है क्योंकि जो इसका सेंट्रल एटम एल्युमिनियम है उसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट, उसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है और उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो वो एक्सेप्ट करता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे उसे हम क्या बोलते हैं, Lewis acid। तो प्यारे बच्चों हमने ये देखा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नामुकम्मल हो या इनकम्प्लीट हो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और लिविस एसिड के तौर पे काम करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आयन की, और आयन की कौन सी टाइप जो है वो हमारे पास लिविस एसिड के तौर पे काम करेगी। तो आपने पढ़ा हुआ है आयन की 2 टाइप्स होती हैं, एक एनायन और एक केटायन। केटायन तब बनता है जब हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं और एनायन तब बनता है जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो केटायन जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया जाए वो क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का रुझान रखते हैं और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिविस एसिड। तो पहली बात ये आपने याद रखनी है कि जो केटायन है वो किसके तौर पे काम करते हैं, लिविस एसिड के तौर पे। तो दूसरी चीजें जो है हमारे पास आयन कौन से, केटायन एक्ट एज लिविस एसिड। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये जो केटायंस है ना जो लिविस एसिड के तौर पे काम करते हैं इनकी 2 टाइप्स हैं। ऐसे केटायन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है उनकी वो हाई होती है और दूसरे केटायंस ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, कम। तो हम उनको कह सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम, एक जो है वीक लिविक एसिड है, वीक लिविस एसिड, और दूसरे कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड। ठीक है, यानी ऐसे केटायंस जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती है वो कौन से हैं, वीक, यानी वो कम रुझान रखते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। और ऐसे केटायंस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड। अब देखते हैं जी इनकी एग्जांपल। वीक लिविस एसिड में हमारे पास आ जाता है K+
Na+ ETC, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड है उसमें हमारे पास H+ और Ag+ जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे पास केटाइंस हैं ये वीक लिविस एसिड क्यों है। क्योंकि आपने ये पढ़ा केटाइंस वो हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये तो बात उल्टी हो गई कि ये केटाइन होने के बावजूद इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम क्यों है। इस सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं। पहले बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। इसके K शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में होते हैं 8 और M शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं इसका जी एटम बना देता हूं। ये सोडियम का न्यूक्लियस, ये K शेल, ये L शेल और ये M शेल, ठीक है। इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 1। अब प्यारे बच्चों, Na+ का मतलब ये है कि मैं इसका ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर दूं, यहां से बाहर निकाल लूं, ठीक है। अब जब मैंने इसका ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला तो इसका ये वाला शेल क्या हो गया, खत्म। अब अगर प्यारे बच्चों देखें तो सोडियम का ये जो आखिरी शेल या वैलेंस शेल है वो कौन सा बन चुका है, ये वाला L शेल, ठीक है। ये मैंने इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो यहां से क्या कर दिया, माइनस। अब ये इसका वैलेंस शेल है और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, यानी इसका ऑक्टेट मुकम्मल है। अब हमने ये पढ़ा था जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल हो, यानी वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करें, तो वो एटम क्या हो जाते हैं, स्टेबल। अब ऑक्टेट पूरा हो जाने की वजह से ये थोड़ा ज्यादा क्या हो गया है, स्टेबल, जिसकी वजह से अब इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। यही वजह है कि इन आयंस की जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो क्या होती है, कम, इसलिए ये वीक लिविस एसिड के तौर पे काम करते हैं। अगर हम बाद में इलेक्ट्रॉन की एडिशन तो हो जाती है, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो क्या होती है, कम। इसके मुकाबले में अगर हम स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा। मिसाल के तौर पे मैं आपको H+ समझाता हूं। हाइड्रोजन होता है, एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। K शेल है, उसी में ही 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस और ये एक ही शेल है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे बच्चों, इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लेकिन अगर मैं ये जो इसका पहले भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसको भी मैं यहां से क्या करूं, निकाल लूं, तो अब इस हाइड्रोजन के पास ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है H+, प्रोटॉन बच जाता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में बस एक प्रोटॉन मौजूद है। अब इस H+ को अपना जो है डुप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। पहले तो 1 था, 1 देते तो डुप्लेट पूरा हो जाता, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन था उसको भी वहां से निकाल लिया। अब इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये जो H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन है या प्रोटॉन है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और अपना डुप्लेट मुकम्मल करता है। यही वजह है कि इन आयंस के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए प्यारे बच्चों ये स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड के तौर पे काम करते हैं। तो ये हमारे पास था जी लिविस एसिड का कांसेप्ट कि लिविस एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। वो 2 तरीके के हो सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या होता है, नामुकम्मल, वो भी लिविस एसिड के तौर पे काम करते हैं। और केटाइंस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो भी किसके तौर पे काम करते हैं, लिविस एसिड के। लिविस बेस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।